हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। क्लास 12 की साइकोलॉजी इन हिंदी मीडियम की यह वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं, साइकोलॉजी में चैप्टर 1 को कवर कर रहा हूं अभी तक। और मैंने एक टोटल नंबर ऑफ जो वीडियोस बनाई हैं वो 10 वीडियोस बन चुकी है। सबसे पहले मैं आपका 1 मिनट लेके कुछ आपको बेसिक बेसिक बातें बता दूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप बाकी वीडियोस को किस तरह से इकट्ठा एक बार में देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप सारी वीडियोस को देखें। जब तक आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखेंगे तो डेफिनेट सी बात है, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होगी। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर हम लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारी लर्निंग होती है। और उसी से हमारा जो है, जो बेसिक इंटेलिजेंसी है, जो बेसिक समझ है, वो आपकी अच्छी होती है। ठीक है, तो उसी चीज़ को बताने के लिए सबसे पहले मैं आपका 1 मिनट आपका समय लूँगा और आपको ये बताऊँगा कि कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके प्लेलिस्ट नहीं ओपन कर पाते, या जो है वीडियो के एंड में पूरी वीडियो को देखते नहीं तो उनको एंड में वीडियो मिलती नहीं है जहाँ से सारी वीडियोस मिल जाती हैं, एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस होती हैं। इसी वजह से मैं आप सब के लिए एक पर्टिकुलर तरीका बताता हूँ जिससे आप अगर क्लास 12 की साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, चैप्टर 1 पे आप स्टडी कर रहे हैं, तो पूरी वीडियोस एक जगह आपको मिले और कंप्लीट कोर्स की आप स्टडी करें। देखो, जैसे ही आप तनिष्क एस कोर्स का जो लोगो है, अगर उस पर क्लिक करेंगे, ये है लोगो, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला मेनू मिलेगा। ये प्रॉपर इस तरह से आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऐसा एक डिस्प्ले ओपन होगा, ठीक है, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ लोगो है, यहाँ सब्सक्राइबर मेंशन है और ये जो है आपका प्लेलिस्ट है। ठीक है, जिसे मैंने मार्क कर रखा है, सर्कल कर रेक्टेंगल कर रखा है। ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, अगर प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरह के ऑप्शंस निकल के आएंगे। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको साइकोलॉजी हिंदी मीडियम की क्लास 12 की आपको सर्च करना है। तो आप देखेंगे क्लास 12 की हिंदी मीडियम की साइकोलॉजी आपकी ये वाली है। ठीक है, ये वीडियो आपको जो दिखाई दे रही है, या आपकी क्लास 12 मतलब ये जो प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी क्लास 12 की साइकोलॉजी हिंदी मीडियम की कंप्लीट ये प्लेलिस्ट है, जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यही कहूँगा, इस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, इसके अंदर जितनी भी वीडियोस है साइकोलॉजी की, आप उन सभी को देखिए और इस तरह से आपका चैप्टर 1 अच्छे से कवर होगा। चलते हैं और हम आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर मैंने जो है इंटेलिजेंसी को लेके पढ़ाया था, आईक्यू लेवल को लेके पढ़ाया था, और बहुत अच्छे से मैंने प्रॉपर उसका पीडीएफ या पीपीटी बना के मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो आप सभी उसको देखना। तो आज की जो अपनी क्लास है, बेसिकली आज हम बात करेंगे बुद्धि में विचलन। ठीक है, बुद्धि में विचलन किस प्रकार होता है, वो चीज़ आज हम यहाँ पर बेसिकली समझेंगे। एक इम्पॉर्टेंट आपका ये भी हेडिंग है और डेफिनेटली ये आपके समझ को बढ़ाएगा। हमने अब तक जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ एक बार ताकि थोड़ा सा आपका रिकैप हो जाए। हमने प्रीवियस जो क्लास में पढ़ा था उसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर टेबल लिया था जिसे हम आईक्यू कहते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, वो आपको यहाँ से देखो मिल जाती है ये टेबल। ठीक है, इस टेबल में हमें यही पता लगा था बेसिकली जो है कि आईक्यू जो हमारा लेवल होता है, ठीक है, अगर वो सामान्य जो बेसिकली एवरेज आईक्यू लेवल होता है वो 100 होता है, 100 होता है। ठीक है, लेकिन 100 से अगर ऊपर जाता है तो हम बेहतर तरह के इंटेलिजेंसी में आते हैं। दैट्स मीन स्मार्ट में ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा हमारे पास टैलेंट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा प्रतिभाएं हमारी दिखती हैं अगर हमारा जो आईक्यू लेवल है 100 से ऊपर होता है, मतलब 100 से ऊपर होता है। लेकिन उसी के अपोजिट में अगर आईक्यू लेवल जब आपका 100 से नीचे होता है, तो देखो ये 100 का आपका 90 से 109 का आपको औसत दिखाई दे रहा है जो कि एवरेज होता है। इसके ऊपर जितने भी आपको आईक्यू लेवल वाले दिखाई दे रहे हैं वो बेस्ट क्लास के हैं, और इसके जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, वो वहाँ से थोड़ा सा इन्फीरियरिटी आ जाती है। दैट्स मीन ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो माइंड का स्तर होता है, जो सोचने या समझने का जो स्तर होता है, या जानने का जो स्तर होता है, वो थोड़ा सा वीक होने लगता है। और कुछ लोग नीचे हमें मेंटली रिटार्डेड लोग मिलेंगे, मतलब पूरी तरह से मानसिक पीड़ित लोग मिलते हैं। आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं लोग ऐसे दिख ही जाते हैं जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, और जिसे हम मतलब अलग अलग तरह से कह सकते हैं, अलग अलग तरह के नामों से जानते हैं। कुछ लोग उन्हें पागल भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो वो मानसिक रूप से क्या होते हैं, मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं स्टूडेंट। उनका आईक्यू लेवल बहुत डाउन होता है, उनको अपनी ही समझ नहीं होती, उनको नहाना धोना है कि नहीं, उनको कपड़े पहनने हैं कि नहीं, तो मतलब वो अपने बॉडी का केयर भी नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग को अगर परिवार जो है छोड़ देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो ये रोड पे भीख मांगते हैं या पड़े रहते हैं, जैसे तैसे उनका गुजारा हो जाता है, जीवन यापन जैसे तैसे हो जाता है।
या तो उनकी अल्टीमेट जो है ईश्वर को प्राप्त होते हैं, नहीं तो अगर फैमिली अगर केयरफुल है तो ऐसे जो इतने लो लेवल वाले आईक्यू जो लोग होते हैं, फैमिली पूरी तरह से उनके जीवन पर्यंत उनकी केयर करती है, या पर्टिकुलर संस्था होती है जहाँ पर उनको पैसे दे करके उस संस्था में उनको डाल दिया जाता है जहाँ पर उनका जो है प्रॉपर केयरिंग होती है। सो उसी चीज़ को अब हम फर्दर समझते हैं, और आप सबसे यही कहूँगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज मैंने आईक्यू की 2 वीडियोस बनाई है मैंने, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे सर्च करेंगे तो आईक्यू मतलब इसे हिंदी में कहते हैं बुद्ध लब्धि, आईक्यू पे मैंने 2 वीडियो बनाई है, पार्ट ए पार्ट बी करके, इसमें डिटेल में मैंने समझाया, तो आप उन वीडियोस को देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं बुद्धि में विचलन। देखो नाम से पता लग रहा है डेविएशन इन द माइंड या इंटेलिजेंस। बुद्धि में विचलन का मतलब होता है कि अलग अलग लोग, जैसे ए प्रकार का बंदा है, बी प्रकार का बंदा है, अब दोनों ही प्रकार के जो बंदे हैं, ए बी जो बंदे हैं, इन दोनों की बुद्धि के स्तर में, सोच समझ में निश्चित रूप से फर्क हम देख सकते हैं, ठीक है। अपने ही फैमिली में भाई बहन में फर्क हम देख लेते हैं कई बार, लेकिन वो फर्क किस लेवल का है अब उसी चीज़ को हम समझते हैं, और वो किस कैटेगरी में आता है, किस आईक्यू स्तर में आता है, उसी चीज़ को हम पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ इन्होंने लिखा है किसी जनसंख्या में एक और प्रतिभाशाली तथा सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं जिनका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं, जिसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दूसरी ओर हमारे ही समाज में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बेसिकली जिन्हें बहुत साधारण कौशल को सीखने में भी बहुत कठिनाई होती है, ठीक है। ऐसे लोग भी अगर आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देखोगे, जीवन बहुत बड़ा होता है तो आप ऐसे लोग को देख ही लेते हो। कह रहा है ऐसे बच्चों को जिनमें बौद्धिक न्यूनता होती उन्हें मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त कहते हैं। आपने देखा भी होगा, है ना, बहुत सारी ऐसी मूवीज होती हैं उसके अंदर दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे तारे जमीन पे एक मूवी है, उसके अंदर जो बच्चा आपको दिखाया गया है वो बेसिकली उसका एक अलग होता है, उसका आईक्यू अच्छा होता है लेकिन उसका अलग उसका बेसिकली केस है। लेकिन इस प्रकार की मूवीज में हमें ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं जहां पर मानसिक पीड़ित बच्चे होते हैं, ठीक है, या लोग होते हैं। कह रहा है मानसिक रूप से मंदति कहा जाता है। मंदत का मतलब होता है मानसिक रूप से स्लो होना। मंदत मतलब क्या होना स्टूडेंट? स्लो हो जाना, ठीक है, जिसकी बुद्धि स्लो चले, ठीक है, या उसको अगर 2+2 भी बताओ तो उसको 4 करना नहीं आए, मतलब इतना उसका स्लो माइंड होता है, ठीक है। तो बौद्धिक न्यूनता या मानसिक मंदन वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि में भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कह रहा है ऐसे बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है, दैट्स मीन जो आईक्यू उनका स्तर होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आगे वही बता रहे हैं, कह रहा है आपका एक AAMD, इसे हम कहेंगे एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसीज के अनुसार मानसिक मंदन से तात्पर्य उस अवसामान्य साधारण बौद्धिक प्राकार्यात्मक से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्था में प्रकट होती है तथा उसके अनुकूल व्यवहार में न्यूनता से संबंधित होती है। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसीज, मतलब बेसिकली ये डिपार्टमेंट मैंने इसको पढ़ा है जो कि अमेरिका में है। देखो यहाँ मेंशन भी है, अमेरिका का ये डिपार्टमेंट है कोई है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली जो मेंटली डिफिशियंसी लोग होते हैं, मतलब जिसका मेंटल जो अंडरस्टैंडिंग होता है कम होता है, उन्हीं पे इन पे स्टडी किया गया है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि बौद्धिक प्राकार्यात्मकता मतलब उनका बौद्धिक जो फंक्शनैलिटी है, बौद्धिक जो कार्य क्षमता है वो क्या होती है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती है, वो स्लो होती है, कम होती है, ठीक है। कह रहा है इस परिभाषा को 3 मूल विशेषताएं दी जाती है, और पहली में हमें पढ़ना है। सबसे पहले में किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से मंदति कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसकी बौद्धिक प्राकार्यात्मकता मतलब उसके माइंड की या उसकी इंटेलिजेंस की, प्राकार्यात्मकता का मतलब क्या होता है, फंक्शनलिटी मतलब उसकी पोटेंशियलिटी कहने का मतलब कि उसकी क्षमता, आप कह सकते हैं कि उसकी समझ की क्षमता जो होती है। और इस केस में जो बच्चा होता है या जो भी इंसान होता है उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से भी कम होती है। 70 उसका जो आईक्यू होता है स्टूडेंट, वो 70 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिले, कारण को उनकी प्राकार्यात्मकता सामान्य से पर्याप्त कम समझी जाती है। दूसरी जो ये तो हो गया फर्स्ट वाला। दूसरी जो विशेषता का संबंध है अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता से है, ठीक है। और ऐसे जो लोग होते हैं जो भी अनुकूल व्यवहार होते हैं उसमें भी कमी हमें देखने को मिलती है। अर्थात क्या है
इसका अर्थ यहाँ पर है व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह आत्मनिर्भर बन सकता है। आत्मनिर्भर कहने का मतलब उसे अपने कपड़े पहनने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या उसको ब्रश करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिसकी बुद्धि लाब्धि जो है 70 से कम होती है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर बेसिकली बुद्धि की न्यूनता तो होती है, लेकिन वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दैट्स मीन कि वो अपने कपड़े पहन सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, वो वॉशरूम जा सकते हैं अपने आप किसी की सहायता लिए बिना। कह रहा है अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से अपना समायोजन करता है वो, तो इस प्रकार वो चीजें कर सकता है। तीसरी जो विशेषता होती है, कह रहा है मानसिक मंदन व्यक्ति की विकासात्मक अवस्था जो कि 0 से 18 वर्ष की आयु के मध्य दिखाई पड़ जानी चाहिए। मतलब जो लोग अपने सोसाइटी में ऐसा, मैंने तो कई बार देखा है, ठीक है, आप लोग भी देख ही लिए होंगे, आप में से बहुत लोग देख लिए होंगे, नहीं देखो देख लोगे कि जो छोटा बच्चा होता है उसके उसी स्टेज से हमें देखने को पता लग जाता है कि उसकी एज के जो बच्चे होते हैं वो उन बच्चों से जब स्लो होता है, तो जैसे जैसे वो बच्चा ग्रोथ में जाता है तो हमें ऐसा लगता है इस बच्चे की जो बुद्धि है बाकी बच्चों से क्या है, थोड़ी स्लो है। तो वहाँ हम समझ जाते हैं इसका IQ लेवल क्या है, स्लो होता है। तो निश्चित रूप से ये बच्चे अपने सारे काम धाम तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इनकी अंडरस्टैंडिंग जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, वो कंपेरेटिवली उनके जो उम्र के बच्चे होते हैं, उनके जो क्या कहते हैं साथ के बच्चे होते हैं उनसे कम होती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, समझते हैं इसके बारे में कुछ और। स्टूडेंट्स, कह रहा है जिन व्यक्तियों को मानसिक रूप से मंदत के समूह में वर्गीकृत किया जाता है उनकी योग्यता में भी पर्याप्त विभिन्नता दिखाई पड़ती है। मतलब उनके अंदर ही बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलती है। कह रहा है उनमें से कुछ व्यक्तियों को तो विशेष ध्यान देकर के साधारण प्रकार के कार्य करना सिखाया जाता है। मतलब उनको स्पेशल केयर थोड़ा दे करके उनको छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कपड़े किस तरह से पहना जाए, है ना, किस तरह से अपनी साफ सफाई की जाए, इन बेसिक बेसिक चीज़ों को भी समझाना पड़ता है उनको फोकस करके। परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें कोई प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखो बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं IQ लेवल वाले कुछ ऐसे भी हमें व्यक्ति दिख जाते हैं जिनको विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है, वो इन सब चीजों को देख करके ही सीख जाते हैं। कह रहा आप पहले ही सीख चुके हैं किसी जनसंख्या में बुद्धिलाब्धि प्राप्तांक का जो माध्य होता है। कह रहा है किसी पर्टिकुलर समुदाय या जनसंख्या में जो एवरेज है, जो IQ का जो एवरेज होता है, जैसे हम सब का मिनिमम टू मिनिमम IQ लेवल कितना होगा स्टूडेंट्स, 100 होगा। मेरा तो 100 से 101% ऊपर ही होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो आप सबका भी होना चाहिए। ठीक है, अब उसको हम कैसे कैलकुलेट करें वो अलग बात है, लेकिन ये इतना एवरेज में रहता ही है। ठीक है, हम लोग एक्चुअली नॉर्मल की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, कह रहा है बुद्ध लाब्धि की संख्याएं मानसिक रूप से मंदती व्यक्ति के भिन्न भिन्न वर्गों को समझने में सहायता करती है। तो इसकी जो संख्या होती है, जो एवरेज इन्होंने बताया है, ठीक है, 50% हमने पढ़ा भी था, टेबल में देखा था, 50% बेसिकली इसी वाले कैटेगरी में लोग आते हैं जिनकी जो बुद्ध लाब्धि होती है, जिसका IQ लेवल होता है वो कितना होता है, 100 होता है। तो IQ लेवल जो बेसिकली है, इसकी जो नंबरिंग है, इसके जो अंक है, वो कहीं ना कहीं हमें जो है जो मानसिक मंदन है वो किस वर्ग के लोग में आते हैं उसको समझने में हमें हेल्प करता है स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका IQ लेवल। ठीक है, सो यहाँ पर निम्न मंदन से हिंदी इंग्लिश में कहेंगे माइल्ड रिटार्डेशन। रिटार्ड का मतलब भी होता है स्लो डाउन करना। ठीक है, एक होता है एक्सलेरेट करना, बढ़ जाना, एक होता है रिटार्ड करना, मतलब स्लो डाउन हो जाना। तो यहाँ पर निम्न मंदन, ठीक है, जिसमें यहाँ पर बुद्ध लाब्धि मतलब IQ जो लेवल होता है वो आपका 55 से 69 होता है स्टूडेंट। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखना। ये सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जब आप फर्दर जब आप किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे। अगर आपके 12th क्लास में नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करोगे, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो है टीचिंग फील्ड के लिए या किसी काउंसलिंग डिपार्टमेंट के लिए साइकोलॉजी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स B.Ed करता है तो CET और TET के एग्जाम उसको देने पड़ते हैं, है ना, तो या BTC करता है या BLED करता है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो डेफिनेटली साइकोलॉजी आती है। या काउंसलिंग में अगर जाना चाहता है, एज ए काउंसलर बनना चाहता है, तो डेफिनेटली साइकोलॉजी उसमें डेफिनेटली आती ही आती है। तो स्टूडेंट्स आप सबको थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना चाहिए। मैं इसी उद्देश्य से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़े तो उसको हेल्प मिल सके। निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए भी हैं जिनके कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला आपको बताया है निम्न मंदन, जिसकी जो IQ लेवल होता है 55 से 69 स्टूडेंट्स। सामान्य मंदन से मॉडरेट कहते हैं, इसकी बुद्ध लाब्धि होती है बेसिकली जो है 40 से 54 के बीच में।
तीव्र मंदन मतलब जो सीवियर रिटार्डेशन वाले हैं, जो ज़्यादा दिक्कत में ऐसे जो बच्चे हैं या जो ऐसे लोग हैं उनकी जो बुद्धि देखो काफ़ी कम होती है, 25 से 39 के बीच होती है। और अति गंभीर वाले जो होते हैं, मतलब जिनकी हालत बहुत ख़राब है, जो कुछ नहीं समझ सकता, बिल्कुल उन्हें पागल कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से दिमागी रूप से पीड़ित, तो इनकी जो बुद्धिलाब्धि होती है वो स्टूडेंट कितनी होती है, 25 से भी कम होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से कहीं ना कहीं एक आपको सही सटीक इजी वे मिलता है बुद्धिलाब्धि का उपयोग करके, इसको समझ करके, इसके आधार पे हम जो है कोई भी एक व्यक्ति किस कैटेगरी में आ जाता है उसके बुद्धिलाब्धि के तरीके से उसको हम इजली समझा सकते हैं, बता सकते हैं। कह रहा है निम्न मंदन वाले व्यक्ति का विकास यद्यपि अपने समान आयु वाले व्यक्ति की अपेक्षा धीमा होता है। वे स्वतंत्र होकर के अपने सभी कार्य कर लेते हैं, कोई नौकरी भी कर सकते हैं और अपने परिवार की देखभाल भी कर लेते हैं। तो कह रहा है जो अभी आपने ऊपर देखा जिसमें निम्न मंदन को बताया, मतलब निम्न मंदन मतलब क्या, बुद्धिलाब्धि कितनी है, वो 70 के आसपास या 55-70 वाले जो होते हैं वो छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन कम काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो समान एज के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं उनका माइंड जो है बेसिकली उस स्तर का नहीं होता है। लेकिन उसी के नीचे आपको समझा रहे हैं कि मंदन की मात्र मंदन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती बढ़ती जाती है, कठिनाइयाँ अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देनी पड़ती है। मतलब अगर उनकी बुद्धि की जो मंदन है, जो स्लो डाउन है, उनकी इंटेलिजेंसी वो जैसे से कम होने लगती है, तो निश्चित रूप से वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, स्पष्ट होने लगती है। और आपको एक मैं और लाइफ का आपको एक मैं फिनोमेना समझाऊं स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे अपन लोग की ये जैसे से बढ़ती है ना, तो हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, आपने 11th क्लास की साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार रिवाइज करना। अपने ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और ब्रेन में नहीं, बॉडी के अलग अलग जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये जो नर्व न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली जैसे से हमारी एज बढ़ती है ना, तो ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये मरने लगते हैं, ये स्लो डाउन होने लगते हैं। तो डेफिनेटली एज बढ़ने के साथ साथ हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंसी, वो स्लो होने लगती है। एज जो भी इंसान आपको एज में बड़ा दिखाई दे और तेज दिखाई दे, तो वो तेज बेसिकली किसके वजह से पता है, वो तेज इन से मतलब उसको आप ये मत समझना कि वो बहुत बुद्धिमान है, वो जो है उसके पास अनुभव ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो बुद्धि का स्तर है वो उसके जो नीचे वाले एज के जो लोग होंगे उनसे कम ही रहेगा। तो एज बढ़ने के बाद निश्चित रूप से सभी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसका जो IQ कितना भी हो, डेफिनेटली उसका जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंसी है वो डाउन होती है। फिर कह रहा है समान मंदन वाले व्यक्ति अपने साथ के लोगों से भाषा के उपयोग तथा अन्य पेशी कौशल को सीखने में पीछे रह जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है, कह रहा है जो सामान्य मंदन वाले लोग हैं वो भाषा के उपयोग के साथ साथ जो पेशीय जो कौशल है, मतलब बॉडी का जो मूवमेंट है, उनको सीखने समझने में उनको पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार काफ़ी दिक्कत होती है, तो संप्रेषित कौशल के प्रशिक्षित किया जाता है, इसलिए उनको जो है प्रॉपर समझाया जाता है, भाई ऐसे बैठा करो, कोई आ जाए तो ऐसे नमस्ते किया करो, है ना बेटा, इस तरह से आप इस तरह से उसको समझाया जाता है। परंतु अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों करने के लिए उन्हें सामान्य पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो दिन प्रतिदिन के जो भी इनके काम धाम होते हैं, जैसे खाना खाना, नहाना, या जो है वॉशरूम जाना, तो इन सब के लिए उनको जो है हेल्प की जरूरत पड़ती है। तीव्र मंदन और अति गंभीर मंदन वाले व्यक्ति अपने जीवन यापन करने में असक्षम होते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों ऐसे लोग के साथ बहुत दिक्कत होती है, और ऐसे लोग की ज़िंदगी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी से पूर्ण होती है। ठीक है, तो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इन सब चीज़ों की समझ होनी जरूरी है। कह रहा मानसिक रूप से मंदित और चुनौतीग्रस्त व्यक्ति की अन्य विशेषताओं के बारे में आप अध्याय 4 में हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ही कमाल का चैप्टर है, और जितने चैप्टर हैं स्टूडेंट्स आपको बताऊं साइकोलॉजी में इतने धमाल चैप्टर हैं, कुछ कहने की बात नहीं। मतलब पढ़ने के बाद बहुत मज़ा आता है। ठीक है, ऐसा लगता है यार मैंने मतलब मोटिवेशनल कहीं से क्लास कर ली है, मतलब सीख लिया है। ठीक है, और मुझे पढ़ाने में भी उतनी मज़ा आता है। बहुत इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आगे हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बौद्धिक प्रतिभाशीलता। ठीक है, बौद्धिक प्रतिभाशीलता कह रहा अपनी उत्कृष्ट संभाव्यताओं के कारण, ठीक है, बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति का निष्पादन श्रेष्ठ प्रकार
का होता है। निष्पादन का मतलब यहाँ पर कोई भी कार्य जो पूरा करते हैं, किसी काम को लेते हैं तो उसका जो पूरा करते हैं, उसको संपन्न करते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से करते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं एक जो है प्रतिभाशाली बच्चों को, बेटा एक काम करो, आप जो है एक चैप्टर आप पढ़ डालो साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, मैं आपका टेस्ट लूंगा। तो जो प्रतिभाशाली वाला स्टूडेंट्स है ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ेगा। और आपको बताओ, मेरे मुझसे अभी एक स्टूडेंट्स है, जुड़ी हुई है, क्लास ले रही है, ठीक है, मेरी ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, मतलब मेरी एकेडमी की। अंशिका नाम है उसका, इतनी ब्रिलियंट है स्टूडेंट्स की, मतलब अगर उसको कोई भी कभी टेस्ट बोल दो या नॉर्मली उसकी क्लास में अगर मैं डिस्कशन कर दूं किसी भी टॉपिक पे, तो उसको हर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिलती है, हर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन उसके पास रहती ही रहती है। तो वो लाइन टू लाइन बिल्कुल पढ़ती है, जिस तरह से मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ती है, एक बुक के एक एक कंसेप्ट पर फोकस करती है, और हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वो एक शाइनिंग स्टूडेंट्स है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमें देखने को कई बार मिल जाते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रांग नहीं है, मोस्टली मैंने देखा है कि हर सब्जेक्ट में ही स्ट्रांग है वो, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिल जाते हैं। अगर मैं बोलूँ आप सबसे कि साइकोलॉजी का मैं आप लोग का टेस्ट लेने वाला हूँ, और जो कि मैं डेफिनेटली लूँगा, तो अगर मैं दो प्रकार के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू को, जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होगा वो बेसिकली क्या करेगा, पूरी साइकोलॉजी के चैप्टर वन को इस प्रकार पढ़ेगा कि मतलब पूरे ज्ञान को निचोड़ लेगा उसका, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेगा। जबकि जो सेकंड वाला स्टूडेंट्स है वो जस्ट इतना ही पढ़ेगा कि हाँ यार चलो टेस्ट है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा बड़ा रट्टा लगा लेते हैं और जो है एक अपना टेस्ट हमारा हो जाएगा। उसका जो पढ़ने का जो वे है, तरीका है, वो फॉर्मेलिटी करेगा। लेकिन जो प्रतिभाशाली है वो फॉर्मेलिटी नहीं करेगा, वो जेन्युइनिटी करेगा, और उस चीज़ को इस कदर पढ़ेगा, उसको ज्ञान होने के साथ साथ जो है उसका एप्लीकेशन क्या है, और अगर जिसको ज्ञान और एप्लीकेशन दोनों पता चल जाता है तो उसको मार्क्स लाने की चिंता नहीं होती, बिल्कुल भी इजली मार्क्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कह रहा प्रतिभाशाली व्यक्ति के अध्ययन 1925 में उस समय प्रारंभ हुए जब लेविस टर्मन, ठीक है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक, ने 130 या उससे भी अधिक बुद्धि लाब्धि वाले 1500 बच्चों के जीवन का अभिलेख यह जानने के लिए रखना प्रारंभ किया कि बुद्धि व्यावसायिक सफलता और जीवन में समायोजन के साथ किस प्रकार संबंधित होती है। ठीक है, मतलब उन्होंने 1500 बच्चों का उन्होंने स्टडी किया, ठीक ठीक है, उन पे उन्होंने निरीक्षण किया और ये चीज़ समझने की कोशिश की किस प्रकार उन जिनका जो है आईक्यू लेवल 130 से ज़्यादा होता है वो किस प्रकार जीवन में जो है सफलता को प्राप्त करते हैं, किस प्रकार जीवन में सफल होते हैं। तो आगे कुछ अपने को यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यद्यपि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो प्रवीणता है, प्रवीणता का इंग्लिश मतलब टैलेंट है, कह रहा है, तथा प्रतिभा, प्रतिभा मतलब गिफ्टनेस, ठीक है, प्रतिभा मतलब क्या होता है स्टूडेंट, गिफ्टनेस, गिफ्टनेस मतलब कुछ लोग ऐसा लगता है ना वरदान मिला है, ऐसे वो आपने भी देखा होगा, ऐसे बच्चे हर प्रकार के लोग हमें हमें अपने समाज में देखने को मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे बड़े मतलब गिफ्टनेस स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब वो जो भी पढ़ ले, जो भी मतलब कुछ भी कर ले, है ना, वो हर फील्ड में बड़े मतलब स्मार्ट होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े तेज होते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं यार इसके पास अलग कमाल की प्रतिभा है, ठीक है। वो प्रतिभा किसी फील्ड में हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर वही आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है जो आपका प्रवीणता है, टैलेंट, तथा प्रतिभा, गिफ्टनेस, शब्दों का समान अर्थों में उपयोग किया जाता है। कह रहा कई बार हमें जो जनरल लोग होते हैं जिनको साइकोलॉजी ज्ञान नहीं है, जिनको जो है बेसिकली किसी शब्द का अगर अर्थ नहीं पता है, तो वो प्रतिभा और प्रवीणता दोनों को क्या करता है, समान अर्थ में लेता है और दोनों ही शब्द में से किसी शब्द का कहीं भी उपयोग कर देता है। लेकिन यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं परंतु इन दोनों अर्थ में विभिन्नता या भिन्नता होती है। प्रतिभा का अर्थ उस असाधारण, ध्यान से देखते रहिएगा, उस असाधारण सामान्य प्रकार की योग्यता से है जो विस्तृत क्षेत्र के कार्यों में किए गए श्रेष्ठ निष्पादन में दिखाई पड़ती है। अब ये देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको ध्यान से आप दोबारा से पढ़िए और फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहे हैं प्रतिभा का अर्थ उस असाधारण सामान्य प्रकार की योग्यता से है जो विस्तृत क्षेत्र में कार्यों में किए गए श्रेष्ठ निष्पादन में दिखाई पड़ती है। सबसे पहला शब्द इन्होंने देखो डाला है प्रतिभा को समझाने के लिए, असाधारण। असाधारण का मतलब क्या होता है, जो चीज साधारण न हो, जो चीज क्या हो, साधारण ना हो। मतलब ऐसे मैं आपसे कहूं कि स्टूडेंट्स एक काम करो, आप 5000 लोग खड़े हैं, जाके उनको जरा समझाओ कि भाई लॉकडाउन में दिक्कत चल रही है, तो आप अपने अपने घर बैठे रहो आराम से, ठीक है,
तो आपके हो सकता है आपके अंदर यार ये चीज़ें ना आए कि मैं जाऊंगा कैसे करूंगा। देखो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके बोल नहीं पाओगे, लेकिन आप कैसे बोलोगे, कैसे उनको समझाओगे, वो मेन मायने हैं। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं सामान्य प्रकार की योग्यता, मतलब उनकी जो योग्यता होती है वो सामान्य ही होती है। अपन जैसे लोग योग्यता होती है, वो भी हिंदी बोलते हैं, हम भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनकी हिंदी बोलने का जो जज्बा है, उनकी हिंदी बोलने की जो कला है वो कमाल है। जैसे मैं कुमार विश्वास का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, नरेंद्र मोदी का देता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम का देता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम वो भी इंसान है, हम भी इंसान है ना। लेकिन वो किस प्रकार हैं, या जो नरेंद्र मोदी है वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, लेकिन वो किस प्रकार इंसान है, किस प्रकार के इंसान है। सामान्य काम वो भी करते हैं, ठीक है, सामान्य काम वो भी करते हैं, लेकिन सामान्य काम को भी असाधारण तरीके से कर देते हैं। मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मतलब सामान्य काम को भी असाधारण तरीके से कर देना, उसे प्रतिभा कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट। सामान्य जो डेली डेली दिनचर्या काम है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं, कुछ ऐसा कोई साइंटिफिक उन्होंने खोज नहीं की, रिसर्च नहीं किया, या कुछ ऐसा हमें आविष्कार करके नहीं दिया। वो जो काम है उनके जीवन के वो साधारण ही हैं, लेकिन उसे असाधारण तरीके से वो क्या कर रहे हैं, प्रतिपादित कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रतिभा, स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकेंड आता है आपका प्रवीणता। अब प्रवीणता का मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा, कई बार कुछ स्टूडेंट्स का नाम भी होता है, उनका नाम प्रवीण होता है, इसको प्रवीण प्रवीण लोग कहते हैं, ठीक है। सो प्रवीण बेसिकली हिंदी में नाम आप किसी का भी देख लो, उसके अर्थ बड़े अच्छे होते हैं, और उसके अर्थ अच्छे होने के साथ अगर नहीं होते तो कुछ ना कुछ उसके अर्थ जरूर ही होते हैं, ठीक है। तो हिंदी में बहुत सारी विशेषता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हिंदी से आप लगाव जरूर रखना, मैं आपसे यही कहूंगा। कह रहा है जबकि प्रवीणता का यहाँ पर अर्थ किसी विशिष्ट अथवा संकुचित क्षेत्र से है। प्रवीण का मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष दिशा में क्या है, एक प्रवीणता उसने हासिल कर ली है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप। जैसे कोई आध्यात्मिक में प्रवीणता हासिल कर लिया है, ठीक है। आध्यात्म मतलब समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, मतलब ईश्वर के प्रति या ईश्वर को जानना, या इस पूरे जीव जगत को समझना, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं या एम एस धोनी की बात करूं, मतलब ये भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन इनके अंदर कमाल का टैलेंट है ना। प्रवीणता मतलब क्या, कमाल का टैलेंट है। ये एक बल्ला लेते हैं, इसे बैट कहते हैं इंग्लिश में, उस बल्ले से एक बॉल को मारते हैं, बस यही तो इनका काम है। लेकिन इस काम को इतने बेहतर तरह से करते हैं, क्या हमें बैट से बॉल को मारना नहीं आता? ऑफकोर्स हमें आता है, हम भी मार सकते हैं, बल्ला तो वही, बॉल भी वही, लेकिन ये इस तरह से करते हैं, ये इसी काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसी काम को इतने बेहतर तरह से करते हैं कि लोग, मतलब दुनिया इनको जानती है। सचिन को तो मतलब कहा गया कि भाई ये क्रिकेट के गॉड है, मतलब यहाँ तक, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉड से कंपेयर करना, मतलब ये चीज़ें बहुत गलत होती है। गॉड के बारे में जिसको पता नहीं वही कंपेयर करता है किसी को गॉड से, ठीक है। यहाँ तक मेरा मानना यह है, गॉड को अपने माँ बाप से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। ईश्वर तो बहुत श्रेष्ठ है, माँ बाप श्रेष्ठ होते हैं जीवन में, लेकिन गॉड उनसे कंपेयर करना बहुत अलग बात है, ठीक है। और इस पर मैं बहुत अच्छा डिस्कशन कर सकता हूँ, अगर कोई भी कितना भी विद्वान अगर मेरे सामने आए तो मैं उसको फेल कर सकता हूँ, इस माने में कि ईश्वर जो है, माँ बाप बड़े हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन माँ बाप को ईश्वर से बड़ा कहना पूरी तरह से मूर्खता है, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है, सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के क्या है, भगवान है, मतलब ऐसा। तो चलो हम इस सेंस में इसको ले लेते हैं कि क्रिकेट के भगवान है, मतलब क्रिकेट की जो दुनिया है उसके एक अलग भगवान निकल के आए जो क्रिकेट के भगवान। तो इस सेंस में चलो थोड़ा बात हमें हजम हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो इस तरह से प्रवीणता मतलब किसी विशेष क्षेत्र में आध्यात्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, या सौंदर्य परक। यहाँ पर सौंदर्य परक का मतलब वो वाला सौंदर्य नहीं जो हमें आज के चमक दमक की दुनिया में बेसिकली दिखाई देता है, वो वाला सौंदर्य जो लोगों को आकर्षित कर देता है। स्त्री सौंदर्यता की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, या पुरुष सौंदर्यता की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर सौंदर्य मतलब प्राकृतिक सौंदर्यता की बात की जा रही है, प्रकृति की सौंदर्यता। और प्रकृति में बहुत कमाल की सौंदर्यता है स्टूडेंट्स, ठीक है। कह रहा है मैं श्रेष्ठ, और ऐसे जो लोग होते हैं वही बनते हैं कवि, ठीक है ना। ऐसे ही जो लोग होते हैं वही बनते हैं कवि, ठीक है। या अलग अलग टाइप के लोग, मतलब ऐसे अपने को देखने को मिलते हैं। कह रहा श्रेष्ठ योग्यता होती है अधिक प्रवीण व्यक्तियों को कभी कभी अद्भुत प्रभावशाली भी लोग कह देते हैं, ठीक है, सॉरी प्रतिभाशाली। कह रहा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अध्यापकों के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति की प्रतिभाशीलता उसकी उच्च योग्यता। अब देखो ध्यान से समझिएगा फिर, कह रहा है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अनुसार
लेकिन उनके अनुसार कैसे, कह रहा अध्यापकों के दृष्टिकोण से, मतलब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मनोवैज्ञानिकों ने टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू लिया है ना, अपन जैसे लोगों से उन्होंने राय लिया, मशवरा लिया, फिर उनके दृष्टिकोण से, मतलब उनके आई साइड से, उनके आई एंगल से उन्होंने क्या समझा, उन्होंने क्या समझाया कि उच्च योग्यता, मतलब व्यक्ति की प्रतिभाशीलता, उसकी उच्च योग्यता, हाई एबिलिटी, उच्च सृजनात्मकता, हाई क्रिएटिविटी एंड उच्च प्रतिबद्धता, हाई कमिटमेंट जैसे गुणों के संयोजन पर निर्भर करती है। अब ये तीनों ही जो शब्द हैं बहुत ही अपने में बहुत ही ताकतवर शब्द हैं। उच्च योग्यता मतलब योग्यता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, ठीक है, उच्च योग्यता होनी चाहिए, उच्च सृजनात्मकता होनी चाहिए। सृजनात्मकता मतलब होता है क्रिएटिविटी, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं अपने क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। कभी मैं स्लाइड को बनाता हूं आप सबके लिए, एक स्लाइड को बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है आपको, आपको जस्ट लगता है कि वीडियो बन रही है ऐसे, स्लाइड को बनाने में, उसकी अलग अलग इमेजेस निकालने में, डालने में, वो मैं क्रिएटिविटी क्यों करता हूँ, ताकि आप सबको चीज़ें ईजी लग जाए, समझ में आ जाए। ये सिंपल सी मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्रिएटिविटी ऐसे लोग करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं, ठीक है, ताकि वो चीज़ें इजिली क्या हो, अंडरस्टैंडेबल। अब देखो यहाँ पर भी मैंने जो लाइट वगैरह ये सब कर रखा है, ये कलरफुल कर रखा है, क्यों कर रखा है, ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाए। अगर एक ही कलर में होता तो ये बहुत बोरिंग टाइप लगता, पहली बात। दूसरी बात, आपको चीज़ें क्लियर भी नहीं होती और मैं भी कंफ्यूज होता, बिकॉज मैं इससे फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लैपटॉप से नहीं बना रहा हूँ, तो मैं फिंगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिंगर में बिल्कुल जो है इसे लाइनिंग करना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये क्रिएटिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं। और उच्च प्रतिबद्धता मतलब हाई कमिटमेंट, ये भी बहुत कमाल की बात है। यहाँ पर कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्ध कर देना। ऐसे मैं अगर कमिट कर दूं कि स्टूडेंट्स मुझे साइकोलॉजी का चैप्टर 1 भाई 2 दिन में खत्म करना है, या एक पर्टिकुलर डेडलाइन डाल दूं, उस डेट को खत्म करना है, तो वो मेरा होगा कमिटमेंट या प्रतिबद्धता। ऐसे आपने अगर कमिटमेंट अपने आप से किया कि सर मैं साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर 1 हफ्ते में अच्छे से रिवीजन कर, कंप्लीट वीडियो देख करके, क्विक रिवीजन लेकर के, और बहुत अच्छे से इस पर नोट्स बना दूंगी या बना दूंगा, या जो है इसको मैं प्रिपेयर कर डालूंगा और बहुत अच्छे तरीके से, तो ये क्या होगा, आपका एक कमिटमेंट होगा, ठीक है। तो इस ऐसी जो योग्यता आपने को देखने को मिलती है, जो भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं या जो इंसान होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है, इतने महान लोग आपको दिखाई देते हैं, उनके अंदर ऐसी योग्यता होती ही होती है स्टूडेंट। जैसे अगर मैं एपीजे अब्दुल कलाम की बात करूं तो उनके अंदर उच्च योग्यता है, सृजनात्मकता है, तभी तो उन्होंने मिसाइल दिया, सैटेलाइट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें दी है, ठीक है। और उच्च प्रतिबद्धता, कमिटमेंट है, तभी तो उन्होंने कमिट कर दिया अपने आप से। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष देखे, ठीक है, पेपर बेच करके उन्होंने अपने जीवन को जिया है। मोदी जी की बात करें, मोदी जी का भी जीवन मतलब परिश्रम से, इनका भी जीवन भरम मतलब कम नहीं था, इन्होंने बहुत परिश्रम किया है। अब चाय किस लेवल से बेचा है, लोग कहते हैं इन्होंने चाय बेचा है, लेकिन चाय एक्चुअली ये नहीं बेचते थे, ठीक है, लोगों को समझ नहीं है। चाय इन्होंने ये डायरेक्टली चाय नहीं बेचे थे, चलो बचपन में कहीं बेचा हो तो बेचा हो, लेकिन हाँ इनका जीवन जो है मुश्किल से भरा जरूर था, बिकॉज इनके बारे में इनकी जीवनी पढ़ी है। तो ये अपने जो है यंग एज में ये जो है परिवार को छोड़ के हिमालय पे चले जाते हैं साधु बनने के लिए। वहाँ पर 2 साल रहते हैं, 2 साल रहने के बाद वहाँ पर किस प्रकार से इनकी कैसी भविष्यवाणी, इनके भाग्य में क्या होता है, फिर वहाँ से लौट के आते हैं। कहानी बहुत बड़ी है और अल्टीमेट ये है इस टाइम जो है शासन कर रहे हैं। अब ये किस प्रकार के लीडर हैं, कई बार हमें अच्छे लगते हैं, कई बार मुझे अच्छे लगते हैं और कई बार मुझे नहीं अच्छे लगते। अब इस तरह से अलग लोगों की अलग तरह से मानसिकता है, तो अब किस लेवल से समझा जाए, किसी को जस्टिफाई करना समझना वो अलग बात है। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर हमें ऐसी चीज़ जरूर दिखती है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो बेसिक आपको 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सिंपल वर्ड्स नहीं है, अपने बहुत ही ताकतवर वर्ड हैं। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च प्रतिबद्धता। कह रहा प्रतिभाशाली बच्चों में उनकी बौद्धिक श्रेष्ठता के लक्षण जो होते हैं वो बहुत पहले ही दिखाई दे जाते हैं। जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, जैसे अगर मैं इनकी जीवनी की बात करूं, एपीजे अब्दुल कलाम की, तो ये जीवनी इनकी जब शुरुआत हम पढ़ते हैं तभी से हमें लगने लगता है कि यार इनका जो जीवन जो था परिश्रम से तो भरा पड़ा था, मुश्किलों से भरा पड़ा था, लेकिन इनके जो जीवन जीने की जो शैली थी, वो तरीका जो था, वो निश्चित रूप से बहुत डिफरेंट था। तो इससे हमें पता लगता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ कमाल करेगा, कुछ ना कुछ तो बेहतर करेगा। अभी एम एस धोनी, हम चलो इनकी बात न करके, एम एस धोनी तो आपने मूवीज देखी होगी, एम एस धोनी की जो मूवी थी उसके बारे में जरा आप पढ़िए और सोचिए और समझिए। इस पर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मतलब एम एस धोनी क्या है, कितना तगड़ा कमिटमेंट था, उसने बंदे ने अपने आप कमिट किया मुझे क्रिकेटर बनना ही बनना है,
ठीक है। बंदा टीसी था, टिकट कलेक्टर था, उसने जॉब छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। और अल्टीमेट देखो एम एस धोनी बहुत अच्छा एक मतलब बहुत बढ़िया बैट्समैन है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से हमें कुछ सीखना चाहिए अगर हमें अपने इस जीवन को संभव बनाना है या सफल बनाना है। सबसे पहले हमें एक अच्छा मनुष्य बनने की कोशिश जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ हमें पॉइंट्स मिलते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला आपको मिलता है उन्नत तार्किक चिंतन, प्रश्न करने की प्रवृत्ति तथा समस्या समाधान की अधिक योग्यता। बहुत ही कमाल की बात है ये, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहा है उन्नत तार्किक चिंतन, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, बड़े तार्किक तरह से चिंतन करते हैं, लॉजिकल से कहेंगे, लॉजिकल सेंस। उनको जो बोल दो वो मान तो लेते हैं, आज्ञाकारी तो होते हैं, लेकिन साथ साथ उसमें तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, टीका टिप्पणी करना और समस्या के समाधान के लिए उनके अंदर योग्यता भी वो अपने आप के अंदर डेवलप करते हैं, ठीक है। दूसरी योग्यता क्या है, कह रहा है सूचना प्रक्रमण की उच्च गति। सूचना प्रक्रमण मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन उनके माइंड में जाती है उसको जल्दी से प्रोसेस, प्रकरण का मतलब प्रोसेस करना, ग्रहण करना, तेजी से, रफ्तार से। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप मोबाइल के अंदर आपके डेटा है बढ़िया, डेटा डेटा कुछ लोग डाटा भी कहते हैं, अगर आपके मोबाइल में डाटा या डेटा अगर है, अच्छा खासा डेटा है या डाटा है, तो स्पीड क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, प्रोसेसिंग फास्ट होती है। जब डेटा कम होता है तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो वही बात है, कुछ लोग के अंदर, कुछ ऐसे विद्यार्थी अब से लोग मिलेंगे, उनका जो माइंड का जो स्तर है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सामान्यीकरण, ठीक है, तथा विभेद करने की श्रेष्ठ योग्यता। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है, कितनी भी खतरनाक तरह की बात हो उसको जनरलाइज कर देते हैं, इजी कर देते हैं। कितना भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, जैसे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग में ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को इतना जनरलाइज कर देंगे, सिंप्लीफाइड कर देंगे। जैसे अभी हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, अगर चैप्टर 1 को पूरा देखा जाए, हो सकता है अगर बच्चा नॉर्मल उसका हो आईक्यू का, उसको लगे यार इतना सब कुछ पढ़ना है, लेकिन अगर हम उसको उस स्तर से पढ़ना शुरू करें तो वो चैप्टर इतना जनरलाइज हो जाएगा, फिर चैप्टर को पूरा आप उधेड़ डालोगे और उसमें कुछ बचेगा नहीं, ऐसा लगेगा यार सब हमें आता है और बहुत सिंपल है। तो ऐसे लोग जो है डिफिकल्ट चीज़ों भी क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। मैं इसको और एक उदाहरण देना चाहूँगा, एग्जाम्पल मेरे दिमाग में बहुत आते हैं स्टूडेंट्स। सो एक एग्जाम्पल आपको और देना चाहूँगा जनरलाइज मतलब सामान्यीकरण करने का, जो कि नरेंद्र मोदी के अंदर है। कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, लेकिन कभी आप देखो इनको हबड़ाते हुए, बिल्कुल हबड़ाएंगे कभी नहीं, कभी भाग दौड़ में नहीं रहेंगे। देखो मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, बिकॉज मुझे टाइम भी बचाना है, लेकिन वीडियो बड़ी होती जा रही है। लेकिन उनको कभी देखो, अगर उनको 30 मिनट्स भी बोलना होगा ना, ऐसे बोलेंगे ऐसा लग रहा है 5-6 घंटे के लिए आए हैं, आराम से बोलेंगे, है ना। अगर उनको 5 मिनट ही बोलना है अपन सब के लिए, तो ऐसे बोलेंगे, इतने आराम से बोलेंगे, ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्री है, कोई काम नहीं है, टेंशन फ्री है, न माथे पे कोई चिंता है ना। तो इसे कहते हैं सामान्यीकरण कर देना, विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता, मतलब चीजों को समझने की, उसको काट छांट करने की विशेष योग्यता होती है। मौलिक और सृजनात्मक चिंतन का उच्च स्तर, ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर एक मतलब एडवांस विशेष जो है क्या कहते हैं उसको, क्रिएटिविटी होती है और चिंतन करने की उच्च स्तर होता है। चिंतन क्रिएटिविटी से ही आज आज आपको दुनिया में जो नई नई चीजें दिखाई देती हैं, बेसिकली वो क्रिएटिविटी की ही देन है, ठीक है। जो भी चीज आपको नहीं दिखती है वो क्रिएटिविटी होती है। सबसे पहले माइंड में उसका एक भ्रम बनता है, माइंड में उसका एक इमेज बनती है, ठीक है। अंतर्भूत अभिप्रेरणा तथा आत्मसम्मान का उच्च स्तर, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं अप्रेरणापूर्ण होते हैं और आत्मसम्मान के उच्च स्तर की तरफ जाना चाहते हैं। स्वतंत्र और अनुरूप प्रकार का चिंतन, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र और अनुरूप मतलब किसी पे आश्रित चिंतन नहीं करते, मतलब अगर इनके फादर ने बोल दिया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उस पर बस उनकी बात को मान ही नहीं लेंगे, उसके मानने की पहले या बाद में चिंतन करते हैं कि ये सही है, या अगर इनके हिसाब से सही तो क्या मेरे हिसाब से सही है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मतलब बहुत विशेष प्रकार के ऐसे विद्यार्थी हमें देखने को मिलते हैं। और एक रह गया है एक पॉइंट, वो है लंबी अवधि तक अकेले रहकर के अध्ययन करने की वरीयता, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं, माँ बाप से लंबे समय तक दूर रह सकते हैं या फैमिली से दूर रह सकते हैं और लंबे समय तक अध्ययन करते हैं। जो आईएएस या आईपीएस जो बनते हैं, जो इंडिया की टॉप मोस्ट रैंकिंग जॉब है, या जो बड़े बड़े भारत के जो पोस्ट पे जो भी लोग वर्किंग है, वो बेसिकली कुछ इस स्तर के होते हैं, तभी तो अपना देश चल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान के लिए किसी बुद्धि प्रशिक्षण पर किया गया निष्पादन ही एकमात्र
एकमात्र माप नहीं है। सूचना के बहुत से अन्य स्रोत हैं, जैसे अध्यापकों द्वारा किया गया निर्णय, विद्यालय में उपलब्धि के अभिलेख, बच्चों के माता पिता के साक्षात्कार। कह रहा है ये, आप देखो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, ये टोटल में मिला के मैं आपको स्पष्टीकरण कर दूं कि कह रहा है प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान के लिए हम बहुत जगह से वो डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे टीचर से पूछ सकते हैं, माँ बाप से पूछ सकते हैं, पास पड़ोस से पूछ सकते हैं, है ना, विद्यालय से विद्यालय मतलब टीचर प्रिंसिपल से ही पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है किसी भी अगर विद्यार्थी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम कई सोर्सेज से उसके बारे में इस तरह से हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, मैं जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज अभी तो आपका टॉपिक काफ़ी बड़ा है और टाइम हो चुका है आपका 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ओ माय गॉड। सो थोड़ा सा मैं देखता हूँ, मैं अब यहीं स्टॉप कर देता हूँ बिकॉज अभी टाइम लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो आई होप कि आप सब वीडियो समझ रहे हैं और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं चाहूँ तो जल्दी से स्पीड से कवर कर दूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो आप स्पष्ट नहीं हो पाओगे। साइकोलॉजी स्टूडेंट्स बेसिकली मैं टाइम तो लेता हूँ देखो, लेकिन मैं आप सबको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अच्छे से। अगर किसी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही हो किसी प्रकार की तो प्लीज़ आप मुझे बता दें। मैंने साइकोलॉजी में बेसिकली अभी जो वीडियोस बन रही है ना, ये मैं लंबी इसलिए, मैं देखो कुछ जो आपको एक पर्टिकुलर से टॉपिक जब समझाना होता है, मैं प्रॉपर एक पीपीटी बनाता हूँ, उस पर पीडीएफ सेपरेट बनाता हूँ, उसको समझा देता हूँ। लेकिन ये पूरी थ्योरी है, इसको अगर मैं अच्छे से नहीं समझाऊंगा तो आपको जाएगी नहीं दिमाग में, जो दिमाग में जाएगी नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। और साइकोलॉजी इसी लेवल से पढ़ना चाहिए, तो थोड़ा टाइम लगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप फ़ोन को या लैपटॉप को या पीसी को आप साइड में रख करके ध्यान से सुना करो, ईयरलेड लगा करके या बिना लगाए, जैसा भी आपको आपका घर का माहौल हो, उसको ध्यान से जितना अच्छे से सुनोगे उतना ही अच्छी साइकोलॉजी आपकी बनेगी। और इस साइकोलॉजी का मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। सो आई होप कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए बिकॉज 40 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। और मैंने आज टारगेट किया था, बेसिकली आप देख रहे हैं कि मैंने आज टारगेट किया था यहाँ तक पढ़ा दूंगा यार, लेकिन नहीं हो पाया। सो इट्स नॉट गुड, लेकिन क्या करें, मैंने यहाँ तक टारगेट किया था कि इस साइड तक पढ़ाएंगे आज। ठीक है, सो कोई बात नहीं स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो अभी 3-4 वीडियो मुझे अगर वो बनेगी कि चैप्टर 1 को कवर करने के लिए। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करना, मेरी इस मेहनत को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, बिकॉज मेरी पूरी मेहनत आप सबके लिए है और मैं चाहता हूँ साइकोलॉजी का एक अच्छा ज्ञान आप सबको हो। साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप सबसे मैं बार बार कहता हूँ साइकोलॉजी बहुत मन से पढ़िए, अपने जीवन में उतारिए। ठीक है, अपने माहौल, अपने पास पड़ोस को बनाइए, आप जहाँ भी रह रहे हैं उनकी साइकोलॉजी बदलिए, उनके बौद्धिक स्तर को बदलिए। जो आपके घर के बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बंधु हैं, ठीक है, उनकी साइकोलॉजी बदलिए। साइकोलॉजी मतलब बहुत कमाल। अभी आगे के चैप्टर आएंगे ना तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में, हर चैप्टर आपको दम देगा, हर चैप्टर आपके अंदर जान डाल देगा, ऐसी साइकोलॉजी है। ठीक है, सो टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर। एंड फाइनली मैं आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ जो है वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें स्टूडेंट। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट में आपसे एक बात और कहनी है कि आप जो है बिल्कुल चिंता मत करना, चैप्टर 1 जैसे ही कवर हो जाएगा मैं चैप्टर 1 पे एक वीडियो बनाऊंगा 40 मिनट की या 50 मिनट की, पूरा चैप्टर 1 उसमें ठूस के भरा रहेगा, मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक वीडियो में बहुत ही अच्छे बेहतर तरीके से। तो ऐसा ही मैं करूंगा ताकि मैं हर लेवल से आपको प्रिपेयर करा सकूं और आप साइकोलॉजी के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स बन सके। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।